अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, IFRS 15 का मैंने लास्ट टाइम प्रैक्टिस कराई है, काफी प्रैक्टिस कराई है, फिर भी जो एक तो जो होमवर्क दिया था उस पर एक जल्दी से डिस्कशन सुन लें, और एक और क्विक सा बस सोल्यूशन ही दिखा के करा दूंगा, टाइम नहीं है, अगला IAS कराता हूं। एक तो पहले जो होमवर्क दिया था जून 17 क्वेश्चन नंबर 4, इस सवाल को ना केयरलेसली डिजाइन किया हुआ। केयरलेसली डिजाइन इसलिए किया हुआ है कि एग्जामिनर ने सवाल बनाते हुए प्रैक्टिकलिटीज को इग्नोर करके बस सवाल बनाया हुआ है। असल में होता क्या है, अगर कैश और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होने में टाइम गैप काफी ज्यादा है, तो हमने देखना होता है कि क्या फाइनेंसिंग है या नहीं है। यानी हमने इन एनी केस डिस्काउंटिंग नहीं करनी, इसकी डिस्कशन की थी हमने काफी। हमने इन एनी केस डिस्काउंटिंग नहीं, ये कोई लीज नहीं है कि इन एनी केस डिस्काउंटिंग करनी है, कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है कि इन एनी केस डिस्काउंटिंग करनी है। हमने डिस्काउंटिंग तब करनी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट इनकम तब इन्वॉल्व होगा अगर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है। ये कैसे पता चलेगा कि फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है? स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा? स्टूडेंट को नहीं पता चलेगा, सवाल वाला बताएगा तो पता चलेगा। असल में क्या होगा, देखें, असल में दोनों को पता है कि क्या हो रहा है। जैसे अगर दोनों ने मिलकर एग्री किया कि कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 275 मिलियन है, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस तय कर ली 275 मिलियन, और जो प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में तय की जाती है ना, यानी अगर हमने कोई कस्टमर को वादा किया है कि हम आपको एक प्रोडक्ट 4 साल बाद डिलीवर करेंगे और उसकी प्राइस हम आपको 450 मिलियन चार्ज करेंगे। अभी जो प्राइस तय की गई है ये उस 4 साल बाद डिलीवर होने वाले ही की है। ये ऐसा नहीं है कि अगर आज बेचते तो कितने का होता, ये नहीं है। हमने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया है कि 4 साल बाद डिलीवर करेंगे, वो कहेंगे जी पैसे 450 मिलियन लगेंगे, तो हमने ये 450 मिलियन ये समझते बूझते बोला है कि हमने ये काम 4 साल बाद डिलीवर करना है। पैसे भी अगर उसे 4 साल बाद ही मिलने हुए, जो कि इंसाफ है, होना भी तभी चाहिए, तो इसमें कहीं डिस्काउंटिंग आएगी? चीज डिलीवर भी 4 साल बाद, पैसे भी 4 साल बाद, कोई डिस्काउंटिंग की जरूरत है? नहीं है। लेकिन अगर वो कस्टमर और हम आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद ये फैसला करें कि भाई तेरी मेहरबानी आज दे दो, मुझे पैसे मुझे चाहिए, वो कहेगा चलो दे देता हूं, क्या वो 450 देगा आज? हम चूंकि उससे कह रहे हैं कि मेहरबानी मुझे पैसे आज दे दो, तो हम उससे फिर वाकई लोन ले रहे हैं। लेट्स से इसका आंसर आता है 395 मिलियन। तो अगर वो हमें आज ही पैसे दे देगा तो डेफिनेटली वो, अगर फाइनेंसिंग इन्वॉल्व है तो कम पैसे देगा, वरना क्यों इतने पैसे हमें जल्दी दे देगा? देखें, आप जब आम इंडिविजुअल की बात करें ना, आम इंडिविजुअल, जैसे मेरे पास अगर पैसे हैं तो मैं एक दुकानदार के पास जाता हूं, जैसे चलें टेलर के पास चला जाता हूं। अब टेलर की अपनी अपनी टर्म्स हैं, कुछ पैसे कहेंगे जी एडवांस चाहिए, कुछ होंगे कहेंगे जब आपको कपड़े मिल जाएंगे तो देंगे। अब मैं टेलर के पास जाता हूं और वो कहेगा जी 15 दिन बाद सूट मिलेगा, 2000 रुपए सिलाई है। वैसे होना यह चाहिए कि मुझे 15 दिन बाद पैसे देने चाहिए उसको, या हो सकता है उनकी टर्म्स में शामिल हो मार्केट नॉर्म्स में कि 30% एडवांस वो पहले लेते हैं, ठीक है मैं दे दूं। लेकिन मैं चूंकि एक इंडिविजुअल हूं ना, मैं बिजनेस नहीं कर रहा, तो मैं क्या देखूंगा कि अभी अगर पैसे जेब में है ना तो मैं दे दूंगा, क्या फर्क पड़ता है 15 दिन से, मैं अभी पकड़ा दूंगा उसको, 15 दिन की डिस्काउंटिंग करके दूंगा? नहीं, जेब में है दे दूंगा, पता नहीं 15 दिन बाद हो के ना हो। तो ये हम आम इंडिविजुअल्स ऐसे जरूर कर सकते हैं कि चलो यार पैसे दे दिए। बिजनेसेस नहीं ऐसे करते कि चलो यार अभी रख लो, ऐसे नहीं होता। बिजनेसेस पूरी कोशिश करते हैं कि जो क्रेडिट पीरियड है वही अवेल किया जाए। आप में से जितने लोग आर्टिकल्स कर रहे हैं या अगर वो ऑफिस वर्क में हैं, तो आप इस चीज को नोट करेंगे कि बिजनेसेस क्रेडिट पीरियड पूरा अवेल करते हैं, बल्कि अवेल क्या करते हैं, तरसा तरसा के पैसे देते हैं, यानी आदतन तरसा के पैसे देते हैं, आदत ही बना लेते हैं। क्रेडिट पीरियड से पहले तो पैसे देने नहीं है ना, और देने भी तभी जब अगला मांगने आएगा।
ये बिजनेसेस की आदत होती है। इसकी एक रीजन ये भी है कि हम पहले पैसे क्यों दे दें, हम क्यों ना उस पैसे को कहीं और इस्तेमाल कर लें, एक ये रीजन है। लेकिन इसकी जो ज्यादा बड़ी रीजन है ना, वो ज्यादा बड़ी रीजन ये है, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं जो मैंने इंडस्ट्री में देखा है, ज्यादा बड़ी रीजन ये है कि अगर पैसे पहले दे दिए तो आइंदा के लिए उनकी आदतें खराब हो जाएंगी। अगर आपने क्रेडिट पीरियड से पहले पैसे दे दिए ना एक बार सप्लायर को, फिर उसने आइंदा ये नहीं कहना कि क्रेडिट पीरियड है, उसने कहना आप तो पहले पैसे दे देते थे, अब आप नहीं दे रहे। वो ये भूल जाएगा कि लीगल टर्म्स क्या है, वो कहेगा जी पैसे आप पहले दे देते थे अब भी दे दें, आदतें खराब हो जाएंगी। तो इस वजह से बिजनेसेस नहीं करते ऐसा कि चल यार मेरी जेब में पड़े ले लो पैसे, और अगले ने 275 मिलियन का 275 मिलियन पकड़ा दिया। तो इसलिए ये केयरलेसली ड्राफ्टेड सवाल है। असल में जो प्राइस तय हुई, अगर वाकई फाइनेंसिंग अरेंजमेंट होता वाकई, तो 275 मिलियन क्लाइंट नहीं पकड़ाता। ये ऐसा नहीं करता, क्लाइंट कभी भी ना करता। तो सवाल वाले ने कहा बस 275 फौरन पकड़ा दी। ये मैं कर रहा हूं जून 17 क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहा हूं, B&D वाला जो सवाल था जो मैंने होमवर्क दिया था। तो अगर हमने इसकी डिस्काउंटिंग, अगर इसमें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है तो फिर इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आएगी। जो आईकैप का सोल्यूशन है वो मुझे से इत्तेफाक नहीं है। मैंने आपको जो पेज दिया है ना, वो पेज आपको समरी बता देता हूं। जब हमने इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व करना है, कैसे स्टूडेंट कैसे पहचाने कि इसमें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है? इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है तो स्टूडेंट तो ऐसे ही पहचान सकता है कि इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। चूंकि इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है तो फिर इसका मतलब सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। अब हम लोग 275 रुपए को भूल जाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। हम अब ये देखेंगे, क्योंकि ये ना केयरलेसली ड्राफ्टेड है, होना चाहिए क्या था कि अगर वाकई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तय होती 275, जो पैसे मिलने होते ऑफिशियली 1.5 साल बाद, 5 साल बाद, तो वो आज कभी भी 275 नहीं देता। ये हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन दे दिया सवाल वाले ने। अब जब सवाल वाले ने दे ही दिया है तो हम 275 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको दोनों में से एक ही इस्तेमाल हो सकता है। कैश 275 को इस्तेमाल कर लेते हैं। जब कैश 275 को इस्तेमाल करेंगे तो ये है जो पैसे मिले हैं उन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के लिए। और चूंकि बिल्डिंग की सेल वैल्यू नहीं बताई तो इसके लिए वो रेजिडुअल अप्रोच लगानी पड़ेगी। अब चूंकि ये कैश है, ट्रांजैक्शन प्राइस नहीं है, कैश है, तो फिर हमें इसके लिए भी दोनों का, एक सर्विस हमारी ऑब्लिगेशन है और एक बिल्डिंग है, इनकी कैश ही को लेके चलना पड़ेगा। तो मैंने वर्किंग वन क्या की हुई है कि मैंने पहले सर्विसेज का पीवी निकाली एनविटी के जरिए। जब पीवी निकल आई तो उसको 1.5 साल फिर पीछे किया। 1.5 साल क्यों पीछे किया? क्योंकि 1 जनवरी को हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, 30 जून 16 को वो 5 साल शुरू हो रहे हैं जिनमें हमने सर्विस देनी है। बिल्डिंग डिलीवर होगी और 5 साल की मेंटेनेंस शुरू। जब आप इसमें एनविटी डिस्काउंटिंग लगाएंगे 7.8 मिलियन, 7.8 मिलियन कैसे पता? 3 मिलियन 6 महीने का खर्चा है, साल का हो गया 6 मिलियन, उस पर 30% मार्कअप लगाएंगे तो ये बन जाएगा। जब आप इसकी एनविटी डिस्काउंटिंग करेंगे तो वो फार्मूला यहां आएगा इधर, और कैश चूंकि यहां मिला है तो उसको 1.5 साल और पीछे लाना पड़ेगा। तो इसको 1.5 साल में पीछे ले आया और जितना आंसर बना 275 कैश में से उसको माइनस किया, जो बाकी बचा उसको मान लिया कि ये बिल्डिंग का कैश है। एक बार कैश पता चल गया दोनों का अलग अलग, अब दोनों के रास्ते जुदा जुदा हैं। बिल्डिंग वाला कैश 1.5 साल तक कंपाउंड होगा, फिर जो अमाउंट बनेगी वो बिल्डिंग का रेवेन्यू माना जाएगा, और जो सर्विसेज वाला कैश है वो तो ऐसे ही एनविटी की तरह 7.8 7.8 7.8 ये रेवेन्यू माना जाएगा। और जो डिस्काउंटिंग की हुई है, जब टाइम आगे बढ़ेगा तो हम फिर उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाएंगे, क्योंकि कैश पहले आया ना तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाएंगे। तो आईकेप के सॉल्यूशन में ये डिस्काउंटिंग इतनी अच्छी हैंडल नहीं की हुई थी। उसकी रीजन मैंने आपको बता दी है कि ये ऐसा होता नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तय हो रही है और आज ही सारा पैसा पकड़ा दें, ऐसा होता नहीं है। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है ही तब अगर वाकई कस्टमर ने हम पे तरस खाया है या हमने कस्टमर पे तरस खाया है, और ट्रांजैक्शन प्राइस जो डिसाइड हुई थी उससे कुछ डिफर किया है। तो इस फ्लॉ की वजह से आईकेप के आंसर को जबरदस्ती सही माना जाए तो माना जा सकता है, लेकिन मुझे जो बेहतर लग रहा था मैंने आपको वो करके दिया। ये जो बता रहे थे, अच्छा आपने आज
तीसरा आइटम बता दें, अब एक प्राइस कोड दे दी है, अब वो ठीक है प्राइस क्या तो अब बता दिया गया है, जबकि आज पेमेंट करेंगे आपने, उसके बाद एक प्राइस बताई जा रही है 150। अब ये कह रहे थे कि आज आपने सारी पेमेंट कर दी, तो तब फिर हम कह रहे हैं कि आज ये वर्डिंग इस तरह की है नहीं। वैसे हो सकता है कि हम कहें जी हम आपको लमसम आज पैसे दे रहे हैं, अब आप आगे जो मर्जी करें, तो अगेन वो कैश दे रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन प्राइस नहीं कह सकते हम उसको, वो कैश मिल रहा है जो मैंने इसके सोल्यूशन में किया कि वो कैश मिल रहा है। उसको ट्रांजेक्शन प्राइस नहीं देखो ट्रांजेक्शन प्राइस तो उन चीजों की कीमत है, चूंकि वो पैसे आज दे रहा है तो वो हमें पैसे ही कह के दे रहा है, बस ये पैसे मैंने दे दिए, अब आगे जो मर्जी करना है इसका कर लो, पैसे मैंने तुम्हें आज पकड़ा दिए। तो उसका फोकस कैश पे है, चीजों की वैल्यू पे नहीं है। इसकी मिसाल ना आप जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए उसमें ना शुरू के जो 6-7 क्वेश्चन है वो कैप 5 के पास पेपर के क्वेश्चन है, उसमें फिर बेहतर तरीके से हैंडल हुआ हुआ है। ये ऑटम 17 का क्वेश्चन है, वही देख लीजिएगा चाहे, तो उसमें उसने ये अच्छे तरीके से हैंडल किया हुआ, उसमें भी एनुअल रेवेन्यू था सर्विस का, और उसमें उसने यही किया हुआ जो मैंने आपको भी करके दिया है। यही आई कैप के कैफ लेवल पे सोल्यूशन सही है, लेकिन ये वाले में गड़बड़ थी। तो एक तो ये इसकी डिस्कशन थी, दूसरा इस साल में क्या मसला, कोई नहीं, और तो कोई ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, इसके अलावा अब एक सवाल आप पढ़ लीजिए, दिसंबर 14 क्वेश्चन नंबर 3। ये भी मैं ना जबानी डिस्कस कर रहा हूं, बस करता हूं अगला ये शुरू। दिसंबर 14 क्वेश्चन नंबर 3, QWL के नाम से सवाल है। ये भी ना मैं आपको सॉल्यूशन से दिखाऊंगा, क्योंकि काफी है, प्रैक्टिस सफिशिएंट हो गई थी IFRS 15 की। हमने ये पिछली जो 5-6 अटेम्प्ट गुजरी हैं उसके साथ गुजरी हैं, उसके सवाल भी देख लिए, तकरीबन सारे ही देख लिए थे, फिर एक पुराना सवाल भी डिस्कस कर लिया। इससे पुराने जब जाएंगे ना आप, 2017 से भी पुराने, तो वो IS 11 टेस्ट होता था। IS 11 का एक सवाल मैं कराने लगा हूं डिस्कस, और सॉल्यूशन से दिखा देता हूं, क्योंकि IFRS 15 के मुताबिक अब वो सादा हो गया। IS 11 काफी कॉम्प्लिकेटेड होता था और बहुत वेग था, बहुत ओपन था, नहीं वेग नहीं सही है, चलो खैर वोकैबुलरी में वर्ड मिस हो गया मुझसे, मैं करता हूं भी डिस्कस आपसे। तो वो सवाल आप जब देखेंगे तो वो IS 11 के होते थे, और जो यासिर साहब की बुक से सवाल करते हैं, मैंने शुरू में रिकमेंड जरूर की थी ये बुक, क्योंकि नया नया था मैं, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ है कि इन्होंने सवाल एज इट इज बस कॉपी किए हैं और सॉल्यूशन एज इट इज बस कॉपी किए हैं। जैसे IFRS 15 है, तो यासिर साहब ने क्या किया कि IS 11 के सारे क्वेश्चन इसमें डाल दिए, ICAP के सॉल्यूशन एज इट इज पेस्ट कर दिए, लेकिन चूंकि बुक नई थी तो IS 11 की जगह वर्ड IFRS 15 कर दिया, लेकिन सॉल्यूशन वही है पीछे जो IS 11 का होता था। IFRS 15 अब वो नहीं कहता जो IS 11 कहता था, लेकिन पीछे सॉल्यूशन ICAP वाला ही है। तो इसलिए आई रिकमेंड कि आप यासिर साहब की बुक में से ये जो सवाल अभी डिस्कस करने लगा हूं ना, दिसंबर 14, इससे पीछे वाले ना करिएगा, वो सारे IS 11 के हैं, और वो उनमें टिपिकल IS 11 वाली चीजें दी हुई हैं। हाँ, जो है ना वैसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन, देखो एक तो है ना अटेम्प्ट लिखी हुई है जिसमें, एक इससे पीछे और क्वेश्चन होंगे जिसमें बस प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो वो ऐसे ही है जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स करा दिए हैं या खुद से जो सवाल बना के दिए थे, वो उसी तरह की चीजें हैं। लेकिन जिसमें पास पेपर की अटेम्प्ट लिखी हुई है वो मत करिएगा, वो IS 11 है, और उन सवालों का स्टाइल भी IS 11 वाला होता था। अब सवाल यह है कि क्या उन सवालों पे IFRS 15 नहीं लगेगा? लग सकता है, इसीलिए एक सवाल आपसे डिस्कस करना है मैंने कि इसको IFRS 15 के स्टाइल में बनाते तो और क्या क्या बनाते। तो आप दिसंबर 14 क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लें। और जो सॉल्यूशन अपलोड किया है वो भी सामने रख लें।
आप लोगों ने पढ़ लिया दिसंबर 14 क्वेश्चन 3। जो होता था ना IAS 11, उसमें प्रोग्रेस मेजरमेंट पे इतना ज्यादा वो टची नहीं था। IAS ने कहा था कि आप देख लें, जो भी प्रोग्रेस मेजरमेंट रखना है रख लें। फॉलोइंग एग्जांपल्स बता देते हैं हम आपको। उन्होंने 3 एग्जांपल्स बताई थी। IAS 11 की बात कर रहा हूं। एक उसमें होता था कॉस्ट इनकर्ड की बेस पे प्रोग्रेस निकालना चाहें तो। फिर एक उसमें होता था कि कोई एक्सपर्ट हमारा काम आके सर्वे करके बता दे ये इतना काम हो गया, सर्वे मेथड भी कह सकते थे उसको। फिर एक वर्क कंप्लीटेड टाइप चीज होती थी कि जितने यूनिट्स बना लिए हैं उसके हिसाब से। बस ये 3 मिसालें दी हुई थी, इस पे और कोई गहरी डिस्कशन नहीं थी। छोटा सा IAS 11 था और कोई गहरी डिस्कशन नहीं थी इस पे। तो होता क्या था कि कंपनी एज अ पॉलिसी कभी कॉस्ट इनकर्ड रख लेती थी, कभी वर्क सर्टिफाइड बेसिस रख लेती थी। इस पे इतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं था कि हमने ये प्रोग्रेस मेजर कैसे करनी है। एक तो ये, दूसरा उसमें एक यहां जो हम करते हैं ना, हम यहां पर एसेट्स बनाते हैं 3 तरह के। हम एक बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ये क्या होता है? ये वो खर्चा होता है इस कॉन्ट्रैक्ट पे होने वाला जो अभी एक्सपेंस नहीं बनाया होता, उसको एसेट बनाते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट एसेट। ये क्या होता है? ये वो डेटर है जिसको हम डेटर नहीं कह सकते। ये वो डेटर है जिसको हम डेटर नहीं कह सकते। यानी अगर हमने किया ना डेटर डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 120, लेकिन हमें पैसे लेने का हक सिर्फ 70 पे है, तो 70 डेटर होगा, 50 कॉन्ट्रैक्ट एसेट होगा। और तीसरा होता है डेटर। ये अब ऐसा है, IAS 11 में क्या होता था, इन दोनों को कुछ इस तरह से मर्ज किया हुआ था कि जितना खर्चा हुआ है, चाहे चार्ज हुआ है नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना खर्चा हुआ है उसमें प्रॉफिट ऐड करते थे। फिर बता रहा हूं, जो खर्चा हुआ है, एक्सपेंस बना दिया नहीं, जो खर्चा हुआ है सारा का सारा खर्चा प्लस जितना प्रॉफिट हमने अर्न कर लिया होता था वो उसमें ऐड करते थे। फिर इसमें से जितना हम क्लाइंट को बिल कर चुके होते थे वो लेस करते थे, और बाकी एक अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर कह रहे होते थे। तो वहां पर IAS 11 के अंदर ये एसेट्स कितने शो करने ये भी फर्क थे, और जो प्रोग्रेस मेजर करने का तरीका है वो भी फर्क था। और जो प्रोग्रेस मेजर करने का तरीका है वो इतना सेंसिटिव नहीं था। लेकिन IFRS 15 तो बहुत ही टची हो गया। IFRS 15 क्या कह रहा है कि अगर आपने कॉस्ट इनकर्ड वाला तरीका लगाना है, कॉस्ट इनकर्ड वाला तरीका क्या होता है, जितना कॉस्ट का खर्चा कर चुके डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, आप ये लगाएं, लेकिन देख लें कहीं अनफेयर तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई ऐसी चीज, एक मैंने एग्जांपल 19 दी गई थी, वो उसने एलिवेटर खरीदा था और वो क्लाइंट के पास रखवा दिया था, लेकिन उसकी इतनी हैवी कॉस्ट थी कि उसको डालते तो प्रोग्रेस बहुत ज्यादा आ जाती, तो उसने कहा नहीं 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 इसको साइड पे करो। यानी वो कह रहा है कि आप चाहे इनपुट मेथड लगाएं चाहे आउटपुट मेथड लगाएं, लेकिन अनफेयर नहीं होना चाहिए। जब आपको लगे कि अनफेयर है, अपने इस प्रोग्रेस के अंदर चेंजेस कर ले। यानी ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव तरीके से लेके चला है IFRS 15। पहले IAS 11 में इतना टची नहीं होता था। तो जो यहां पर दिया है ना वर्क सर्टिफाइड, IAS 11 के मुताबिक इसको सिंपली स्टेज ऑफ कंप्लीशन माना हुआ था, सिंपली। हालांकि वैसे अगर देखा जाए ना तो ये जरूरी नहीं है कि फेथफुली डिपेक्ट कर रहा हो, जरूरी नहीं है कि फेथफुली डिपेक्ट कर रहा हो। दिया हुआ था तो हम अब इसको IFRS 15 के मुताबिक अगर देखेंगे तो आपको जो तरीका दिया आप कहें जी हम अज्यूम कर लेते हैं कि फेथफुली डिपेक्ट कर रहा है, जब तक ये उतनी डिटेल ना दी हो जो एग्जांपल्स के अंदर दी होती थी। तो हम इसमें स्टेज ऑफ प्रोग्रेस मेजरमेंट 80 और 45 ले लेते हैं। फिर इसके अलावा ये जो पॉइंट नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 5 कि
कि हमें चूंकि वारंटी दी हुई है तो कुछ खर्चा करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है ये IAS 11 में अलाउड होता था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में बिल्ड करना, अब नहीं है अलाउड। अब या तो ये एक सेपरेट ऑब्लिगेशन है या नहीं है। अगर सेपरेट ऑब्लिगेशन है तो फिर उसकी सेपरेट ऑब्लिगेशन की ट्रीटमेंट करें, अगर नहीं है तो फिर ये IAS 37 के मुताबिक चलेगा। और अभी हमने एक चीज बनाई ही नहीं है, कस्टमर को बेची ही नहीं है, तो IAS 37 पास्ट इवेंट हो गया। वारंटी प्रोविजन अभी एक चीज बना के बेची नहीं है, नहीं, तो IFRS 15 के मुताबिक ये यूजलेस चीज है। तो अब इसका सोल्यूशन देख लें आप, बहुत आसान सी हो गई बात। रेवेन्यू पे सिंपली 3000 के ऊपर स्टेज ऑफ कंप्लीशन लगाई हुई है, देखें SOCI सोल्यूशन में, ये पेज दिया मैंने। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के ऊपर 80% और 45% लगा लिया, ठीक है, रेवेन्यू आ गया। और वर्किंग वन देखिए, जितनी कॉस्ट अब तक इनकर हुई थी 7 निकाल के, ये 7 कौन सा निकाल दिया, वो जो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो निकाल दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते हम। तो कॉस्ट इनकर्ड आ गई, और हमने अमॉर्टाइज किस बेसिस पे करना होता है, जिस बेसिस पे रेवेन्यू बना रहे होते हैं। तो रेवेन्यू हम जैसे बना रहे थे ऐसे ही अमॉर्टाइजेशन भी निकाल ली। कैसे, टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट के ऊपर वही 80% और 45% लगा लिया। तो जो 80% 45% बना वो आ गया ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के अंदर SOCI में। और जो वर्किंग वन का बाकी रह गया ये क्या है, ये वो है जो एसेट में आएगा, ये एसेट्स में आ जाएगा। फिर इसके अलावा जो 7 मिलियन है वो 2013 में एक्सपेंस बनाया हुआ है, ये हो गई SOCI। SOFP में देखते हैं, कस्टमर हमारे जो पैसे काट के रख रहा है इस पे कहीं फाइनेंसिंग कंपोनेंट लगाए हम, नहीं, ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट नहीं है, ये तो नॉर्म्स का हिस्सा है। ये कस्टमर अपनी सिक्योरिटी के लिए पैसे काट रहा होता है, ये हमने डिस्कस किया था अप फ्रंट पे, नहीं अप फ्रंट पेमेंट में नहीं, जो मिसाल भूल के 12 रिटेंशन मनी एग्जांपल्स के अंदर, तो इसमें कहीं डिस्काउंटिंग इन्वॉल्व नहीं है। तो जितना पैसा हमारा कटता चला जा रहा है बिल्स के ऊपर वो रिटेंशन मनी नॉन करंट एसेट बनता जा रहा है। 2013 तक चूंकि हम 45% इनवॉइस कर चुके थे तो उसका 5% कट गया, और 2014 तक चूंकि 80% इनवॉइस कर चुके थे तो उसका 5% कट गया, ठीक है। करंट एसेट्स में आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मैंने बता दी। कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जितना रेवेन्यू है वो सारा हम बिल कर चुके, यानी सारा का सारा हमारा राइट बन चुका है रिसीव करने का, इसलिए सारा आ ही रिसीवेबल रहा है। और वो रिसीवेबल कितने से आ रहा है, जो उसने अमाउंट दी हुई है ग्रॉस, उसमें से 10% एडवांस कटेगा और 5% रिटेंशन कटेगी, तो बाकी हमने रिसीवेबल शो कर दिया। और जो हमें एडवांस मिला हुआ है ये हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कहा करते हैं, तो वो लायबिलिटीज में आ गया जो एडवांस मिला हुआ है। ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट स्टाइल का भी एक सवाल मैंने आपको डिस्कस कर लिया IFRS 15 के रंग में रंग के। लेकिन इससे पुराने सवाल आप देखेंगे ना तो उसमें डाटा दिया ही उस तरह का होगा जो IAS 11 की रिक्वायरमेंट्स के काम का है, तो वो मत करिएगा सवाल, बस ये एक काफी था। अच्छा यार एक काम करिएगा कि मैं इसको ना यहाँ कट लगा रहा हूं, इसको कट लगा दें, ये होगा 85A। अब इसको बंद करें।